हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बीच विलय को मंजूरी दी गई? ऑप्शंस हैं विजया बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, यूनिवर्सल बैंक, एक्सिस बैंक। सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्ष्मी विलास बैंक, LVB। देखिए हाल ही में क्या हुआ, LVB जो लक्ष्मी विलास बैंक है, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने इस बात की मंजूरी दे दी कि ये बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग IBH के बीच मर्जर हो जाए, और इसकी जो सूचना है उसने स्टॉक एक्सचेंज को दे दी और RBI को भी बता दी कि हम लोग इसके पक्ष में हैं कि दोनों के बीच में मर्जर हो जाए। मर्जर का उद्देश्य क्या होगा कि इसका होगा कि जो अपना जो कैपिटल का जो एक फाउंडेशन है, जो आधार है, उसको बड़ा करना है, और एक रीच जो है, जो एक जोग्राफिकल रीच होता है पूरे इंडिया भर में, इसको लक्ष्मी विलास बैंक को ये एक रीच मिल जाएगी। तो ये एक व्यापक भौगोलिक पहुंच वाला और एक अधिक पूंजी आधार का जो है एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेके दोनों के बीच में मर्जर की बात हो रही है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि RBI ने अभी तक इसकी अप्रूवल नहीं दी, लेकिन चूंकि इन दोनों के बोर्ड ने दे दी है, और देखिए अगर इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को आप जाने तो हर बैंक का जो बोर्ड होता है उसमें RBI के अपने नॉमिनी होते हैं और कम से कम 2 नॉमिनी होते हैं। तो अगर इनके बोर्ड ने इसको अप्रूवल दे दी, इसका मतलब RBI के जो उसमें मेंबर हैं उनकी भी कहीं ना कहीं सहमति होगी। लेकिन RBI का कहना है कि बोर्ड मेंबर की सहमति से ये नहीं माना जाएगा कि RBI ने भी अप्रूवल दे दिया है। ये जो दोनों के बीच मर्जर होगी वो होगी शेयर स्वैपिंग के आधार पर। ये शेयर स्वैपिंग क्या है कि दोनों के जो कंज्यूमर, जो इन्वेस्टर हैं, किस किस के, लक्ष्मी विलास बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग के, इन दोनों के इन्वेस्टर को एक शेयर स्वैप को लेके जो है ये पूरी मर्जर की जाएगी। कैसे होगा, इसमें बताया गया कि ये जो रेशियो है 0.4:1 का मतलब है। इसका मतलब है कि 100 शेयर अगर आपके लक्ष्मी विलास बैंक में है, उसको माना जाएगा सिर्फ 14 शेयर ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग। अब समझिए, यानी इससे आपको कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्गर पार्टनर कौन होगा। जाहिर सा बात है, इसमें स्ट्रॉन्गर पार्टनर जो हो रहे हैं वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग, क्योंकि इनके 14 शेयर आपके लक्ष्मी विलास बैंक के 100 शेयर के बराबर होंगे। साथ ही इन दोनों के जो बीच की जो ये मर्जर हुई है उसमें 95% जो पार्ट है वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग की और 5% है लक्ष्मी विलास बैंक की। अब इन दोनों में अगर मर्जिंग हो जाएगी तो दोनों के जो एम्प्लॉय होंगे वो 14,302 हो जाएंगे, और उनका जो टोटल जो कर्ज दिया गया है वो 1.23 लाख करोड़ हो जाएगा। ये तो हो गई मर्जर की बातें। अब थोड़ा देखते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। देखिए, मर्जर की घोषणा होते ही जो बैंक एम्प्लॉय का जो अपना उनका जो यूनियन होता है, तो बैंक एम्प्लॉय यूनियन ने इस बात को लेके RBI को कंप्लेन किया और बताया कि आप इसका अप्रूवल ना दें। यानी RBI अप्रूवल नहीं देने की बात इनकी ये जो मांग की है ये बैंक के कर्मचारियों ने की है। लेकिन अभी अगर चूंकि ये बैंक और जो फाइनेंस लिमिटेड है, इन दोनों ने अगर इस बात को मान लिया है तो शायद RBI इसमें बहुत ज़्यादा रोक नहीं लगा सकती। लेकिन फिर भी RBI के अपने तौर तरीके होते हैं, वो क्या डिसीजन लेता है वो तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन इनके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि HDFC का ऐसे ही किसके साथ, स्मॉल फाइनेंस के साथ जिस तरह से उन्होंने मर्जिंग की थी और RBI ने अप्रूवल दे दी थी, जो बंधन बैंक का पार्ट था, तो उसके बाद से ये कहा जा सकता है कि इन दोनों के मर्जर में भी बहुत ज़्यादा जो है अड़चनें नहीं आ सकती। अब जरा इन दोनों के, इंडिया बुल्स हाउसिंग के और हम लोग लक्ष्मी विलास बैंक के थोड़े से पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2015 में हुई थी, आज से तकरीबन 14 साल पहले, और हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। किसने, इसके जो अभी जो चेयरमैन हैं वो हैं समीर गहलोत, और ये माना जाता है कि ये जो जब दोनों का ज्वाइंट मर्जर हो जाएगा तब जो नई एंटिटी बनेगी उसके भी चेयरमैन समीर गहलोत ही होंगे।
वहीं अगर बात करें लक्ष्मी विलास बैंक की, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 1926 में किया गया था, जो इन द लीडरशिप ऑफ VSN रामलिंगा चेट्टियार और उनके साथ 7 बिजनेसमैन लोगों ने इस लक्ष्मी विलास बैंक की शुरुआत की थी। हेडक्वार्टर चेन्नई। इस मर्जर के बाद एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपको मैं बता दूं 2013 में जब RBI ने बैंकिंग के सर्टिफिकेट के लिए, यानी बैंकिंग को लेने के लिए, एक बैंक को स्थापित करने के लिए जब सबसे अपने अपने एक डिमांड लेटर मांगे थे कि कौन कौन बैंक स्थापित करना चाहता है, तो उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग ने भी अपना एक एप्लीकेशन दिया था। हालांकि इसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन अब चूंकि लक्ष्मी विलास बैंक के साथ इनका मर्जर हो जाएगा, ये एक नया बैंक हो जाएगा, तो इनके जो अपने बैंक बनने के, एक फुल फ्लेज बैंक बनने के जो सपना था जो 2013 में नहीं बन पाया, वो अब हो जाएगा। अब आज का अगला सवाल, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? ऑप्शन है बोलीविया, पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार। सही जवाब ऑप्शन ए बोलीविया। बोलीविया जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसने अब जाके इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अपना समझौता पत्र पे हस्ताक्षर किया और इसमें अब शामिल हो गया। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के बाद बोलीविया दूसरा ऐसा देश है जिसने ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को में शामिल हुआ। आपको बता दूं, और मैंने पहले भी बताया कि अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो अभी 3 देशों की यात्रा पे है और उसी यात्रा के दौरान वो बोलीविया में थे और इसी दौरान जो है इस हस्ताक्षर पे साइन किए गए थे। बात करेंगे ISA की, तो ये जैसा कि आप सबको मैंने बहुत बार बताया है कि ये इंडिया का एक इनिशिएटिव था जिसे संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस में शुरू किया था। अब बोलीविया के शामिल होने के बाद 74 देश हो गए हैं इसमें, और अब आने वाले समय में और भी दक्षिण अमेरिकी देश इसमें शामिल होंगे, इसके बारे में ऐसा माना जा रहा है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर, हाल ही में किस देश ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने की बात कही? ऑप्शन है इजराइल, अमेरिका, चीन, भारत। सही जवाब US अमेरिका। अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस बात को कहा कि हम लोग ईरान के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए उनका जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है IRG है उसको हम लोग अब फॉरेन टेररिस्ट कैटेगरी में हम लोग शामिल करने वाले हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा ये अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही इसकी जो है सूचना मिल जाएगी। IRG की बात करें जो कि ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, तो इसकी स्थापना 1979 में शिया शासन प्रणाली को स्थापित करने, उसकी रक्षा के लिए जो है इस्लामिक क्रांति के बाद स्थापित किया गया था और यह ईरान का सबसे शक्तिशाली सुरक्षा संगठन है। इसका ईरानी अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण है और राजनीतिक प्रणाली में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। IRG अगर आप सबको पता होगा तो मैं बता दूं कि ईरान की जो आर्मी है उसे 2 पार्ट में बांटा गया। एक है जो जनरल ईरान की आर्मी है और दूसरी है ईरान का रिवॉल्यूशनरी गार्ड है। अब दोनों में क्या अंतर है? ये जो जनरल आर्मी है ईरान की वो इसके बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए है, जो कि सभी देशों के अपने अपने आर्मी है। ये जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है ये है वहाँ पे इस्लाम के मान्यताओं की रक्षा करना, उसके मान्यताओं को वहाँ पे सही तरीके से चलाना और उसके लिए जिस तरह का भी युद्ध किया जा सके उस तरह के युद्ध को करना, जो कि जिसे कि अमेरिका या कोई और देश इसे एंटी एक ग्लोबल पीस के तौर पे देखता है। हालांकि अगर अमेरिका इसके लिए एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन दे देता है कि हमने इसे ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमने इसे कर दिया, तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप हो जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी भी देश के इंटरनल मामले में जाके उसके आर्मी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करना बहुत बड़ी बात होगी और इससे ईरान पे बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। और अब आज का अगला सवाल, तमिलनाडु के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दिवंगत मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन के नाम पर रखा गया? ऑप्शन है मदुरई, चेन्नई सेंट्रल, कोवई, सेलम। सही जवाब ऑप्शन बी चेन्नई सेंट्रल। देखिए इसका जो अभी जो नाम है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उसने इसके नाम को अब ऑफिशियली जो है नया नाम दे दिया गया है, जो कि अब होगा MG रामचंद्रन सेंट्रल स्टेशन। इसकी जो घोषणा थी वो 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी कि हम लोग चेन्नई सेंट्रल का नाम बदल के MG रामचंद्रन के नाम पे हम लोग रखेंगे और अब से नया स्टेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुरैची थलाइवार डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और अब आज का अगला सवाल, जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद प्रशासन ने बारामूला से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 31 मई तक
प्रत्येक हफ्ते में नागरिक यातायात को कितने दिन बंद करने का फैसला किया गया? ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। सही जवाब ऑप्शन सी 2 दिन। 2 दिन के लिए अब 31 मई तक ये जो एक पूरा रास्ता है बारामूला से उधमपुर तक, इसमें 2 दिन तक जो सिविल लोग होंगे उनके आने जाने पे रोक लगा दिया जाएगा, जो कि हर हफ्ते रविवार और बुधवार को बंद कर दिया जाएगा। इस दिन सिर्फ जो आर्मी के जो कंटेनर होंगे या आर्मी के जवान होंगे या आर्मी की गाड़ियां होंगी, सिर्फ वही इस रास्ते पास होगी। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि पुलवामा में उसी रोड के पे अटैक हुआ था और कुछ दिन पहले ही उसी रोड पे जवाहर सुरंग के पास कार विस्फोटक भी हुए थे, और जिसके बाद वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इस पे एक कड़ा रुख लेते हुए जो आम लोग हैं उनके लिए 2 दिन के लिए ये रास्ते को बंद कर दिया गया। अगला सवाल, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? ऑप्शन है महेश भूपति, श्रीकांत, नीरज चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि एक भाला फेंक चैंपियन है भारत के, उन्हें 2018 का जो है ESPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष खिलाड़ी का खिताब दिया गया। वो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के अलावा पिछले साल 88.06 मीटर भाला फेंक नेशनल रिकॉर्ड भी कायम उन्होंने किया था। उसके अलावा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को हाल ही में इसी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में 11 श्रेणियों में खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए, जिनमें 10 श्रेणियों के विजेताओं का चयन 14 सदस्यीय स्वतंत्र ज्यूरी ने किया था। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो सम्मान था वो दिया गया। तो आप सबको ये याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ महिला में PV सिंधु और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी में नीरज चोपड़ा है। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शन है विक्रम किर्लोस्कर, उदय कोटक, राकेश भारती मित्तल, आरती सक्सेना। सही जवाब ऑप्शन ए विक्रम किर्लोस्कर। विक्रम किर्लोस्कर ने 2019-20 के लिए इस अध्यक्ष के रूप में, CII के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने राकेश भारती मित्तल का स्थान ग्रहण किया। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक संगठन के अगले अध्यक्ष मनोनीत किए गए। यानी जैसे ही विक्रम किर्लोस्कर अगले साल हट जाएंगे, उसके बाद उदय कोटक जो है अगला अध्यक्ष बन जाएंगे। टाटा स्टील के CEO प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन को 2019-20 के लिए CII का उपाध्यक्ष चुना गया। यानी अध्यक्ष हो गए आपके विक्रम किर्लोस्कर, उपाध्यक्ष हो गए TV नरेंद्रन। अगर CII की बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका काम है पूरे भारत में उद्योग को किस तरह से बढ़ाना, उद्योग के विकास के लिए काम करना, और इसके लिए जितने भी घटक दल हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सभी को एक मंच पे लाके निर्णय पारित करना। और अब आज का आखिरी और 8वां सवाल, फीफा परिषद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शंस हैं जेसन लियोन, सुनील छेत्री, राजीव शुक्ला, प्रफुल्ल पटेल। सही जवाब ऑप्शन डी प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल जो कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें फीफा परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। उन्हें 46 में से 38 वोट पड़े। साथ ही उनके साथ एशियाई फुटबॉल परिसंघ की ओर से 5 सदस्यों को फीफा परिषद के लिए चुना गया, जिसमें AFC के अध्यक्ष और एक महिला सदस्य भी शामिल है। तो ये एक भारत के लिए बहुत ही बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि इंटरनेशनल फुटबॉल का जो एक फेडरेशन है फीफा, जहाँ पे अब तक भारत की कोई भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, अब प्रफुल्ल पटेल वहाँ पे गए हैं फीफा के मेंबर बन के। इससे अब उम्मीद बढ़ती है कि भारत में जो फुटबॉल खेल का जो एक स्थान है वो और भी ज़्यादा ऊपर होगा, क्योंकि अभी जो फीफा जूनियर अंडर 18 का चैंपियनशिप भारत में हुआ था, उसके पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा उसे प्रशंसा की गई। जिस तरह से उसको यहाँ पे किया गया, जिस तरह उस आयोजन किया गया, उसके बाद से भारतीय फुटबॉल को एक अलग नज़र से देखा जाता है और उसी के फलस्वरूप अब ये सम्मान भी दिया गया। तो दोस्तों, हम यहीं ख़त्म करेंगे आज के इस सेगमेंट को, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब बताएंगे और फिर आपके लिए एक नया सवाल भी रखेंगे। मैंने पूछा था, हाल ही में सिरसी सुपारी को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य का उत्पाद है? और सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटका।
कर्नाटका में जो उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र है, नॉर्थ कन्नड़ा क्षेत्र, वहाँ पे ये सिरसी सुपारी का उत्पादन होता है। देखने में बिल्कुल ही सिक्के के आकार का गोल होता है और इसीलिए इसको देखते हुए इसे जीआई टैग हाल ही में दिया गया। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। हाल ही में किसे विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन है रैम्स मैल्फोर्ड, डेविड मालपास, डेविड जेम्स, इनमें से कोई नहीं। आपके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अपने फीडबैक भी हमसे शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।